चंद्रपुर की पत्रकारिता में एक ऐसा नाम जिस पे लग रहे हैं कई इल्जाम। माय चंद्रपुर के एडमिन लिमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि पत्रकारिता क्षेत्र में आने की पहल कहां से और कब शुरुआत हुई? ये शुरुआत तो मेरे टीनेजर दौर में हुई थी, जिस समय मैं 10th की एग्जाम दे चुका था और रिजल्ट भी आया नहीं था। उस दौर में अखबार जो है वो कीलों के माध्यम से छपा करता था जी। तो महाकाली मंदिर परिसर में एक साप्ताहिक अखबार था। वहां का एक मजदूर वो कीले जोड़ते हुए एक प्लेट बनाते हुए उनको मैंने देखा और मुझे जिज्ञासा जगी और मैं वहां बार बार जाने लगा और मैं देखने लगा कि वो कीलों के माध्यम से क्या कर रहे हैं। तो कई दिनों बाद पता चला कि वो अखबार को डिजाइन कर रहे हैं। उस समय कंप्यूटर और ये सब चीजों का इजाद हुआ था, पर भारत में उसका चलन नहीं हुआ था। तो वहां से मेरी जिज्ञासा निर्माण हुई। जैसे कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपके मुताबिक एक काबिल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? देखिए, पत्रकारिता आजादी के पहले आजादी आंदोलन का सशक्त माध्यम हुआ करता था जी। आजादी मिलने के बाद पत्रकारिता ने अपना रूप बदला और व्यावसायिक धरातल पे पत्रकारिता शुरू हुई। क्योंकि ये अब एक व्यवसाय है, तो व्यवसाय को व्यवसाय की दृष्टि से चलाया जाता है जी। पर मौजूदा दौर में पत्रकारिता अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेलिंग और कमीशन खोरी और चापलूसी का एक माध्यम बन चुका है। क्योंकि आप अभी कई ऐसी वारदातें, कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें रवीश कुमार हो या पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो या अभिसार शर्मा हो, ये इतने दिग्गज पत्रकार रहने के बावजूद मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए। इनमें काबिलियत कमाल की है, फिर भी ये उस स्पर्धा की दौड़ में टिक नहीं पाए क्योंकि उन्होंने समझौते करने से इनकार कर दिया। कुछ प्रश्न ऐसे हम आपसे पूछेंगे जो कि शायद कड़वे सवाल होंगे, परंतु कुछ लोगों द्वारा कहे गए प्रश्न जो हमारे द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं। चंद्रपुर शहर में किसी पत्रकार संघ का एक भवन है जिसको लेकर आए दिन आप बांधकाम के विषय में टीका टिप्पणी लगातार करते रहते हैं। आपको पत्रकार भाइयों से घृणा है, आपके मन में बदले की भावना है, आप उनको बदनाम करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, पहले एक सिस्टम को आप समझ लीजिए। जिस समय वह पत्रकार भवन नहीं था, वो जकात नाका था। उस जकात नाके के जो एक कमरा था, उस कमरे को चंद उस समय के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बैठक के लिए उस समय के नगर पालिका से अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी लेकर वहां अपनी बैठक व्यवस्था बनाई जी। उसके बाद हुआ ये कि जब पुल निर्माण का प्रस्ताव आया, उस दौरान उसी जकात नाका के बाजू में और अंबेडकर कॉलेज तक के गरीबों के कई झोपड़े हुआ करते थे। क्योंकि पत्रकार भी एक न्याय का आपने कुछ देर पहले कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और होना चाहिए। तो जिस समय गरीबों के झोपड़े उस पुल के निर्माण के पूर्व जब सारे के सारे झोपड़े तोड़े गए, पर उस समय जकात नाका को नहीं तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि वहां पत्रकारों ने डेरा जमाया हुआ था और उसके बाद पत्रकारों ने वहां एक इमारत का निर्माण कर लिया जो ग्राउंड फ्लोर पे था। उसके बाद पुल बना और ये पुल या वह इमारत जो अभी मौजूदा दौर में जो इमारत है, ये भारत का एकमात्र ऐसी इमारत है, ऐसा पुल है जिन दोनों के बीच में अगर आप उंगली रखकर अंतर नापोगे तो 4 उंगलियों का अंतर है। तो ये जैसे हम कहते हैं ना 8वां अजूबा, तो ये अजूबा है। और ये अजूबा इसलिए है
क्योंकि जिन पत्रकारों को सत्ता से, प्रशासन से तीखे सवाल करने चाहिए थे, उन्हीं पत्रकारों ने नेताओं से करोड़ों रुपए लेकर जो महानगर पालिका ने और निर्माण विभाग ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो बिल्डिंग बनाई, उस पर पत्रकारों ने सवाल नहीं उठाए। मतलब उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। और इसलिए मुझे ऐतराज है क्योंकि उसके आवंटन में, क्योंकि चंद्रपुर में 8 से 10 पत्रकार संगठन है, और जब कोई सरकारी इमारत किसी संगठन को अलॉट होती है तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा के लिए इन चंद्रपुर के 8-10 संगठनों को आमंत्रित नहीं किया गया, उनसे निविदाएं नहीं मंगाई गई, और उठाकर किसी अपने प्यारे संगठन को वह इमारत दे दी गई, जबकि वह इमारत का नाम माहिती व सुविधा केंद्र है। वहां किस प्रकार की माहिती मिल रही, किस प्रकार की सुविधा है, और जनता के जो करोड़ों रुपए वहां लगे हैं तो उसका क्या यूटिलाइजेशन है, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा ना तो नेता महोदय ने किया, ना पत्रकारों ने उस पर कोई आज तक कोई खबर बनाई। परंतु आप हर पत्रकार संगठन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? लिमेश कुमार हर पत्रकार संगठन के पीछे हाथ धोकर पड़े। कभी आप कहते हैं कि कोई पत्रकार परिषद लेने आए तो प्रेस क्लब वालों को उनके विरोधियों ने चाय शरबत पिला दिया, और जिन्होंने पत्रकार परिषद लेना चाहिए उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको पत्रकार परिषद लेने नहीं दिया। यहां तक कि आपने इल्जाम लगाया है कि कोई बड़े नेता के खिलाफ यदि पत्रकार परिषद लेने आता है तो हमारे पत्रकार भाई उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, उनसे कहते हैं कि जाके बड़े नेता से मिलो। ये आरोप आपने पत्रकार भाइयों पे लगाया है, और लगातार आप किसी ना किसी तरीके से हर संगठन का आप विरोध कर रहे हैं, हर पत्रकार संगठन का विरोध कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है? क्या दुश्मनी और क्या बदलाव बाकी पत्रकार भाइयों से निकालना चाहते हैं, और आपके मन में बदले की भावना क्यों है? नहीं, देखिए, मेरे मन में ना तो द्वेष है ना कोई बदले की भावना है। मैं पत्रकारिता को उस नजरिए से देखता हूं जो सही मायने में पत्रकारिता की जानी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि पत्रकार जो है वो सत्ता से, प्रशासन से सही सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे। अब रही बात कि पीड़ित व्यक्ति जब किसी पत्रकार संगठन के पास आता है तो उन पीड़ितों से एक फीस ली जाती है। फीस लेने के बाद पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उन्होंने फीस अदा की है तो उनका जो दर्द है, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो वेदना है, वो जनता तक पहुंचे। और अगर फीस लेने के बाद भी अगर पत्रकार बंधु उसकी न्यूज नहीं बनाते तो एक प्रकार से वो पीड़ित का अपमान है और पीड़ित के अधिकारों का हनन है। मान के चलिए मैं बाजार जाता हूं और कोई चीज खरीद के लाता हूं, और वो चीज अगर डिफॉल्ट निकले या वो चीज ठीक से काम न करे तो हम ग्राहक मंच में जाते हैं ना, वो हमारा अधिकार है। तो पीड़ित की बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो पीड़ित के तरफ से अगर मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं, मैं उनके दर्द को रख रहा हूं, और पत्रकारों के गलत नीतियों की आलोचना अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? आपके द्वारा लगातार कहा जाता है कि जो पत्रकार है बड़े नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगातार आपके द्वारा इल्जाम पत्रकारों पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, देख, बिल्कुल मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता चापलूसी नहीं होती है। पत्रकारिता का अर्थ क्या है कि आपको वो खबर देना है जो जनता से छुपाई जा रही है। जनता से क्या छुपाया जा रहा है? प्रेस नोट जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता नहीं होती है कि मतलब किसी नेता ने एक प्रेस नोट भेज दिया और हमने उसको वायरल कर दिया, छाप दिया या दिखा दिया, इसे पत्रकारिता नहीं कहते। पत्रकारिता ये कहते कि उस प्रेस नोट या उस विषय के पीछे और क्या है, उसका डार्क साइड क्या है, उसका ग्रे साइड क्या है, वो सारी चीजें जनता तक लाना, ये सही मायने में पत्रकारिता है। और जो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं उन पे सवाल उठाना, मैं संविधान के और मेरे मूलभूत अभिव्यक्ति के आजादी के दायरे में रहकर मैं सवाल उठाता हूं। न मैंने आज तक किसी को अपशब्द कहा है, न आज तक किसी के साथ असभ्य बर्ताव किया है। हमारे साथ में है लिमेश कुमार जी। एक छोटे से ब्रेक उपरांत देखते हैं क्या रहस्य है होटल के रूम नंबर 203 का। नहीं कुछ भी
एडमिशन ओपन फॉर 7th, 8th, 9th, 10th CBSE स्टेट तथा ICSE। तो आज ही संपर्क कीजिए पी कुमार्स वर्ल्ड ऑफ एक्सेलेंस कोचिंग क्लासेस में। हमारे साथ बने हैं लिमेश कुमार जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि माय चंद्रपुर के आपके पेज में आपके द्वारा एक पोस्ट वायरल की गई जिसमें बताया गया कि हमारे कुछ पत्रकार भाई रामनगर के किसी होटल के 203 नंबर रूम में पार्टी कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की व्यक्तिगत जीवन में झाके या कोई पार्टी करे? हमारा कानूनी अधिकार है, हम किसी भी होटल में जा सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं। तो आपको किसी के ऊपर में टीका टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? देखिए, पहली बात यह है, पार्टी करना ये कोई गलत नहीं है। पार्टी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन जिस राम के नाम पर हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उस राम के आयोजन के लिए अगर मैं शराब पी के राम की प्रशंसा करूंगा तो मेरी नीति और नियत पे सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? क्या मुझे मेरे राम के प्रचार के लिए या मुझे मेरे राम के शोभा यात्रा का प्रचार अगर मुझे करना है, मेरे चैनल पे, मेरे टीवी पे, मेरे अखबार पे उसकी खबरें अगर चलाना है, तो क्या इसके लिए मुझे उस आयोजनकर्ता के तरफ से शराब पीना जरूरी है? क्या मुझे उस आयोजनकर्ता के तरफ से नॉनवेज या बाकी चीजें या बाकी अय्याशी करना जरूरी है? क्या मैं साफ नियत के साथ अपने जो भी ईश्वर है उसके आयोजन के संबंधित खबरों को मैं चला नहीं सकता? आपको क्या अधिकार है किसी के व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी कलेश या कोई बात करने का? और शोभा यात्रा से किसी के व्यक्तिगत जीवन का क्या लेना देना? देखिए, व्यक्तिगत जब कोई आयोजन होता है, शोभा यात्रा अगर है, तो वो एक बड़ा इवेंट है, उसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शोभा यात्रा की न्यूज समूचे मीडिया में आने के लिए किसी को दारू पिलाया जाना ये गलत है। और मैं इल्जाम किसी व्यक्ति का नाम लेके नहीं लगा रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां चंद्रपुर में तमाम तरह की है, वो जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। अगर मैंने गलत बात लिखी है तो वो उस बात में वहां पे साफ हो जाएगा कि मैंने गलत लिखा है, तो मैं सार्वजनिक तौर से माफी मांग लूंगा कि मैंने लिखा है। और मैं अपने सोर्स, मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंची है, मेरे सोर्स ने बताई, उस आधार पे मैंने लिखा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं किया, अगर मैं वहां किसी का नाम लिखता तो वो व्यक्तिगत मामला हो जाता। मैं सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक मंच पे, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उस चीजों को उजागर किया। रूम किसके नाम पर बुक किया गया था आपकी जानकारी के अनुसार? रूम एक टीवी चैनल के रिपोर्टर है, अंचलेश्वर गेट परिसर में रहते हैं, उस रिपोर्टर के नाम से वो रूम नंबर बुक था। जी, आपसे अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि महानगर पालिका आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिनके विषय में अभी आपके लगातार कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहां पे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इलीगल जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाई जा रही, इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, इसमें हाईकोर्ट के गाइडलाइंस है, महाराष्ट्र सरकार ने जीआर निकाला है। और ये बाकी राजनीतिक इवेंट अगर छोड़ दे तो बाकी के जो गैप के दिनों में उस जीआर का और हाईकोर्ट के नियम का कठोरता से पालन हमारे आदरणीय आयुक्त साहब मिस्टर विपिन पालीवाल साहब बखूबी निभाते हैं। लेकिन जैसे कोई राजनीतिक इवेंट आ जाता है, धार्मिक इवेंट आ जाता है, और उनका वो जो जीआर है और हाईकोर्ट के जो गाइडलाइन है, पता नहीं किस डस्टबिन के, किस फाइल के, किस कागज में वो सारे नियम अचानक से गायब हो जाते हैं। और जैसे ही इवेंट चला जाता है, पॉलिटिकल इवेंट, उसके बाद फिर दोबारा से आयुक्त साहब को अचानक से याद आ जाता है कि उनके पास ये धाराएं हैं और ये कानून है, और वो फिर अमल करने लग जाते हैं। तो मैं उनकी नीयत और उनकी कार्य प्रणाली और उनकी नीतियों पर सवाल उठाता हूं। और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि चाहे वो प्रशासन का अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं जो वाजिब सवाल है बिल्कुल मैं उठाऊंगा और मरते दम तक मैं सही सवाल उठाते रहूंगा।
आपको श्री राम जी की शोभा यात्रा से भी दिक्कत है, आप हिंदू विरोधी हो? नहीं, देखिए, मुझे किसी शोभा यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। गांव में, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपको अगर पता होगा, हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं, वो जीने की कला है, जीवन पद्धति है। भारत देश में ऐसा कौन है जो हिंदू नहीं है? भारत में सारे ही, मतलब आप सिख हो, सिख भी एक हिंदू का पार्ट है। और भारत में कोई ईरान, इराक और अफगानिस्तान से यहाँ आके मुस्लिम नहीं बने हैं। भारत के लोग हैं जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं। क्रिश्चियन कोई डायरेक्ट इंग्लैंड से यहाँ आकर नहीं बसे हैं, वो सारे यहीं के लोग हैं। और हिंदू यह कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, परंपरा है। मेरी आपत्ति शोभा यात्रा पे नहीं है, मेरी आपत्ति ये है कि हम अपना जनता के टैक्स का पैसा किस ढंग से खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या हम सही ढंग से खर्च कर रहे हैं, क्या हमको सही वक्त पर सही जगह पर वो खर्च करने की जरूरत है। माय चंद्रपुर पेज बनाने उपरांत कुल 54,000 लोगों का आपका ग्रुप बन चुका है, तो आपको क्या लगेगा कि आप कुछ भी करोगे, आप जो बोलोगे वही सही होगा? आप नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, नेताओं के विषय में आप न्यूज लगा रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? और आपकी क्या कोई पैसे की डिमांड है? आप चाहते हो कि नेता आपको पैसे दे दे, या कोई उनका कोई लूप पॉइंट आपके हाथ में आ जाए? आप क्या चाहते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि माय चंद्रपुर यह फेसबुक का एक ग्रुप है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। जर्नलिज्म और सोशल प्लेटफॉर्म दोनों अलग चीजें हैं। पत्रकारिता अलग है और सामाजिक अभिव्यक्ति अलग है। तो मेरे मन में जो विचार आते हैं उसको मैं माय चंद्रपुर पे रखता हूँ, मेरे मन में जो सवाल पैदा होते हैं उसको मैं माय चंद्रपुर पे रखता हूँ। ये मेरी अभिव्यक्ति आजादी के तहत मैं उसको रखता हूँ। पत्रकारिता यह एक अलग पार्ट है। पत्रकारिता में जब मैं न्यूज बनाता हूं तो मेरे न्यूज के भीतर में सारे सबूत परोसे जाते हैं, और किसी न्यूज पे अभी तक तो कोई ऐसा केस या मुझे सजा नहीं हुई है। पत्रकारिता में मैं बीते 24-25 साल से काम कर रहा हूं। मामले दायर होना अलग बात है, और सजा होना या वो जिन आरोप के तहत मामले दायर हुए उसमें सजा होना ये एक अलग बात है। आरोप तो आप भी लगा सकते, कोई भी लगा सकते, लेकिन उसमें जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके तहत अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो जज, न्यायपालिका मुझ पर सजा तय करेगी और मुझे सजा होगी। अब आपने और एक सवाल पूछा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये तो हर नागरिक को करना चाहिए। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको दी है, अपने जनप्रतिनिधि और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछने का अधिकार सबको दिया है। अब कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मैंने भी नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कोई किसी किताब में नहीं लिखा है। और मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूं कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे, तो इसमें गलत कोई बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जान को धोखा है? बिल्कुल हो सकता है जान को धोखा। कभी आपको धमकियां मिली कहीं से? हाँ, मिलते रहती है धमकियां। नेताओं के जो छुटभइये नेता है या उनके गुर्गे हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। चूंकि मैं पत्रकार हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है या मेरा जो सोर्स है वो काफी मजबूत है। मेरे सोर्स मुझे इनपुट देते हैं कि मुझे ये लोग धमकी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, तो धमकी देना, जो सच्ची पत्रकारिता करेगा उसको धमकियां मिलेगी। आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रपुर में जैसे कि कोई शोभा यात्रा लगती है, हिंदू के जो बड़े बड़े पर्व होते हैं या त्योहार होते हैं, उस पर आप लेकर सवाल उठाते हैं कि यहाँ करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए तो बाकी भी समाजों के त्योहार है उस पर पैसा खर्चा नहीं किए, तो क्या आप ये आग लगाने का काम कब बंद करेंगे? नहीं, ये मैं सवाल पूछने का काम कभी नहीं बंद करूंगा। और ये आग नहीं है, ये सही सवाल है। मुद्दा ये है कि अगर मेरा जनप्रतिनिधि, अगर मेरा सांसद है, मेरा मंत्री है
मैंने वोट दिया है, या मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं अगर इस भारत का नागरिक हूं, तो मैं मैं अगर टैक्स भर रहा हूं, हर चीज के लिए मैं टैक्स अदा करता हूं, तो मेरे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इस पे सवाल पूछने का अधिकार मुझे है। अगर मेरे टैक्स के पैसे से शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो मेरे टैक्स के पैसे से इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो सकती? मेरे टैक्स के पैसे से क्रिसमस क्यों नहीं मनाया जा सकता? मेरे टैक्स के पैसे से अंबेडकर जयंती क्यों नहीं मनाई जा सकती? मैं शोभा यात्रा मत करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि शोभा यात्रा करो, लेकिन क्रिसमस भी कीजिए, जैन त्योहार, अभी महावीर जयंती चली गई, तो महावीर जयंती भी कीजिए, अंबेडकर जयंती भी कीजिए, इफ्तार पार्टी भी कीजिए, ईद भी मनाइए, गुरु नानक जयंती भी मनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप सबको समान एक धरातल पे लाइए, आप किसी से गैर बराबरी मत कीजिए। लिमेश कुमार का इनकम सोर्स क्या है, लिमेश कुमार की कमाई क्या है, और कौन सा ऐसा नेता है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है या जो लिमेश कुमार को किसी तरह की आर्थिक मदद करता है और कहता है कि इनके खिलाफ आप न्यूज लगाओ? देखिए, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कहा था कि आजादी के पहले पत्रकारिता आजादी के आंदोलन का मुख्य मुद्दा हुआ करता था। आजादी के बाद पत्रकारिता व्यवसाय बन गया, और कोई भी व्यवसाय अगर लीगल वे से किया जा रहा हो तो उसमें अनैतिक कुछ नहीं है। अब अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली के मतलब कारपोरेट मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। मैं रजिस्टर्ड, मेरी जो मीडिया कंपनी है, मीडिया हाउस है, वो रजिस्टर्ड है, मतलब वैध है। उस वैध मीडिया हाउस के तहत मैं डिजिटल अपना मीडिया चलाता हूं, और मेरे डिजिटल मीडिया के तहत अगर मुझे समाज के या चंद्रपुर जिले के या बाहर के 30, 35, 50 लोग अगर मुझे विज्ञापन देते हैं और मैं उस विज्ञापन को स्वीकार करता हूं, तो वो मेरी आमदनी है। लिमेश कुमार विज्ञापन नहीं लेता है, लिमेश कुमार वसूली करता है, लिमेश कुमार नेताओं को टॉर्चर करता है, और लिमेश कुमार 50,000 के नीचे के पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। देखिए, आप जब बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर एक व्यवसाय कर रहा है, वो अपनी फीस जो है 50 रुपए भी रख सकता है, और 5,000 भी रख सकता है, और 5 लाख भी रख सकता है, वो उसका व्यवसाय है। तो कोई पत्रकार अपने विज्ञापन के 200 रुपए भी ले सकता है, 2,000 भी ले सकता है, और 2 लाख भी। लिमेश कुमार टॉर्चर करता है, लिमेश कुमार टॉर्चर करके नेताओं से पैसे लेता है। बाकी जो पत्रकार है दिवाली होली का विज्ञापन लेने जाते हैं, पर लिमेश कुमार दबाव तंत्र बनाता है, और दबाव तंत्र बनाने के बाद में कम से कम 50,000 के नीचे के पैसे को लिमेश कुमार हाथ नहीं लगाता। ये आरोप तो सरासर, मुझे हंसी आती है। पहली बात तो ये है कि नेता को अगर मेरे जैसा मामूली आदमी टॉर्चर करे और नेता चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। भाई, नेता के पास सारा सिस्टम है, उनके पास पुलिस है, और आजकल मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग होता है। मैं अगर किसी के पास जाऊं तो मैं अगर किसी का स्टिंग ऑपरेशन कर सकता हूं, तो क्या नेता मेरा स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मैं किसी नेता को टॉर्चर करूं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ और हो नहीं सकती। चंद्रपुर में यदि करप्शन को खत्म करना है, चंद्रपुर का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपकी चंद्रपुर के हित में क्या राय है? नहीं, देखिए, चंद्रपुर हो या देश का कोई भी कोना हो, या दुनिया के तमाम देशों में विकास जो है वो विकास बिल्डिंग, सड़कें, इनसे नापी नहीं जाती। विकास के पैमाने अलग होते हैं। एजुकेशन है, मानव जो हम पढ़ते हैं ना, मानव विकास निर्देशांक है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। हम चंद्रपुर के सरकारी और छोटे महानगर पालिका के अस्पतालों की स्थिति जाके देख ले, क्या विकास है। महानगर पालिका के स्कूलों की स्थिति जाके देख ले, बैठने के लिए छत नहीं है, बच्चों को ठीक से बैठ नहीं सकते, पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। हम किस विकास की बात कर रहे हैं? यानी चंद बड़ी बड़ी इमारतें,
ताकि नेताओं को और प्रशासन के चंद भ्रष्ट अफसरों को कमीशन मिल जाए, इसलिए बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर देना, सड़कें बना देना, पुल बना देना, इसे विकास नहीं कहते। विकास के पैमाने अलग होते हैं। इंसान का जीवन स्तर जब ऊंचा उठता है तब विकास माना जाता है। हमारे चंद्रपुर में रोजगार निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाने पड़ेंगे? पहली बात तो यह है कि रोजगार निर्माण करना है, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। ये एक रोजगार के क्षेत्र की अंधश्रद्धा है। नागपुर के बाद या चंद्रपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, तो क्या चंद्रपुर को रोजगार मिल गया? प्रदूषण मिला, रोजगार जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। सारे स्किल्ड लेबर, मतलब अधिकांश मजदूर बाहरी जिलों के, बाहरी राज्यों के हैं, तो लोकल जो मजदूर है उनको रोजगार नहीं मिला। आज भी चंद्रपुर जिले के हजारों लाखों की तादाद में लोग मजदूर तेलंगाना में मिर्च तोड़ने जाते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने की तुड़ाई करने जाते हैं, मराठवाड़ा में सोयाबीन और अन्य खेतों की फसल तोड़ने जाते हैं। तो ये आप इसको कैसे आप कहेंगे कि चंद्रपुर जिले में रोजगार मिल गया? और दो चार इंडस्ट्री आ जाने से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार लोकल, मतलब जो महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव का विकास ऐसा करे कि गांव के नागरिक को शहरों तक आने से रोका जाए, तो आपको गांव में, मतलब आपको एग्रीकल्चर बेस रोजगार आपको गांव में उपलब्ध कराने की नीतियां बनानी होगी। आप हैं लिमेश कुमार जी, जिन्होंने निर्भय होकर हमारे कड़वे सवालों का जवाब दिया है। आपकी इस डेयरिंग को और आपके एक हौसले को डीएमटी न्यूज की ओर से हम सलाम करते हैं, और आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मेरी राय है कि आपको लिमेश कुमार जी का इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर रखें।